नमस्कार। आज हम कविता चंद्र गहना से लौटती बेर करेंगे। इस कविता का नाम आप सबको अटपटा सा लगता होगा। वो इस तरह से है कि चंद्र गहना वो एक गांव का नाम है और जब कवि केदारनाथ अग्रवाल जी उस गांव से लौट रहे थे तो रास्ते में जब वो आए तो उन्होंने वहाँ का जो दृश्य देखा, वहाँ जो आसपास का खेत खलिहान थे उनको देखा तो उनके मन में शीर्षक आया कि चंद्र गहना से लौटती बेर। अब कवि परिचय करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कामासीन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य अपनी कविताओं में मुख्य रूप से दर्शाया है और इस कविता में उन्होंने जो ग्रामीण जीवन है उसमें जो खेतों का दृश्य है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। और जब वो वहाँ से लौट रहे थे और जब खेतों के रास्ते से गुजर रहे थे तो वो इसका वर्णन किए बगैर न रह सके। अब कविता की व्याख्या करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। शब्दार्थ इस प्रकार है। चंद्र गहना ये गांव का नाम है। दृश्य नज़ारा। मेड जो दो खेतों के बीच में एक आप मिट्टी की जो एक डोली जिसे आप बोलते हैं, एक जो चलने के लिए रास्ता जो होता है उसे मेड कहते हैं। एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर से यहाँ भी प्राय है जैसे हम उंगली से लेकर अंगूठे तक जो मापते हैं उसके बराबर। हरा हरा ठिगना चना यानी कि नाट्य कद का, छोटे कद का या नाट्य कद का। बांधे बांधना, मुरैठा, मुरैठा होता है पगड़ी। शीस यानी सिर पर। छोटे गुलाबी फूल, गुलाबी रंग के फूल। सज कर मीन सज धज कर खड़ा है। देख आया चंद्र गहना। अब क्या कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना गांव से लौट आया हूँ और मैं चंद्र गहना गांव को देख कर आया। देखता हूँ दृश्य अब मैं, और जब मैं चंद्र गहना गांव से लौटा और मैं खेतों से रास्ते से गुजर रहा हूँ तो मुझे जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसने मेरा मन मोह लिया है। और मेरी जो ट्रेन है उसके आने में भी वक्त है तो मैं इस खेत मेड पर इस खेत की बैठा अकेला, तो मैं इस खेत की जो मेड अभी बताया था मैंने कि मिट्टी से बना हुआ आने जाने के लिए जो दो खेतों के बीच में रास्ता होता है वो मेड होता है। मैं इस खेत की मेड पर अकेला ही बैठा हूँ। एक बीते के बराबर जो मेड है यह ज़्यादा चौड़ी नहीं है, यह एक बीते के बराबर यानी एक बिलात जिसे आप बोलते हैं उसके बराबर ही है। अब कवि वहाँ बैठ गए हैं। वहाँ बैठने के बाद अब कवि को बिल्कुल अपने सामने एक हरा ठिगना चना, एक ठिगना मीन्स नाटा, छोटे से कद का चना का जो पौधा है वो दिखाई देता है। और चने का पौधा क्या, देखो इतनी सुंदर तुलना कवि ने की है कि ठिगना चना, चना जब कच्चा होता है, जब इस पर चने खिल नहीं आते हैं तब तक वो जैसे उगा है तो हरे रंग का होता है। और ठिगना तो होता ही है, चने का जो पौधा ज़्यादा लंबा नहीं होता, वो हरा ठिगना चना है, छोटे कद का चना है। बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का। देखिए अब चना है उस पर क्या आ गए, गुलाबी फूल आ गए। छोटे छोटे कैसे आ गए हैं, गुलाबी फूल आ गए हैं। और गुलाबी फूल आने ऐसे लग रहे हैं मानो उसने, मुरैठा भी बताया था पगड़ी, मान लो उसने शीस अपने सिर पर गुलाबी रंग की
पगड़ी बांध रखी हो, सज कर खड़ा है, और गुलाबी रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांधकर वो सज धज कर खड़ा हो। अर्थात यहाँ कवि ने जो चने का पौधा है उसकी तुलना किससे की है? दूल्हे से की है। और जिस प्रकार दूल्हा जब शादी के लिए तैयार होता है तो अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधता है, उसी प्रकार ये हरा चना है वो भी अपने, उसके फूल कैसे लग रहे हैं जैसे उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांध। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दू हृदय का दान उसको। पास मीन्स नज़दीक ही, उगी मीन्स उगी हुई है, अलसी अलसी का एक पौधा है, हठीली जिद्दी, देह शरीर, पतली पतली सी कमर लचीली, नीले फूल सिर पर चढ़ा, कह रही छुए छुए मीन्स स्पर्श करना छूना, हृदय दिल, दान में इसको दान में दे दो। व्याख्या इस प्रकार है कि जो चने का पौधा उगा हुआ था, वहाँ लगभग चने का खेत था, चने के पौधे सब जगह थे, लेकिन वहाँ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है। उन सब के बीच में अलसी का पौधा उगा हुआ है, और लेखक ने तुलना इस प्रकार से की है कि वो ऐसे उगा हुआ है मानो वह हठ करके, जिद करके वहाँ उगा हुआ हो। देह की पतली कमर की है लचीली, अलसी का पौधा जो होता है वो पतला सा होता है, और उसका कवि ने क्या कहा है कि देह की पतली सी है, वो कमर है लचीली, उसकी कमर लचीली कैसे? जब हवा चलती है तो अलसी का जो पौधा हिलता डुलता है, उससे उसकी कमर कैसे दिखाई दे रही है? लचीली दिखाई दे रही है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और जो अलसी का जो पौधा होता है उस पर नीले फूल आते हैं, तो कह रहे हैं कवि कि नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, वो नीले फूलों को अपने सिर पर जैसे रखे हुए हैं, कह रही है जो छुए यह, दू हृदय का दान उसको। और क्या कह रही है? कह रही है अलसी का पौधा कि जो इस मेरे जो नीले फूल को छुएगा, मैं अपने हृदय का दान, मतलब मैं अपना हृदय उसी को दे दूंगी, मैं अपना प्रेमी उसी को मान लूंगी। अब ये तो हो गया बिल्कुल साधारण सा जो पंक्तियों का भावार्थ है। अब इसका कवि ने जो तुलना किससे की है वो अर्थ कैसे निकलता है। अब जैसे चने का पौधा है और उसके पास ये तुलसी अट करके उगी हुई है, इसकी तुलना एक स्त्री से की है, एक नायिका से आप लगा लीजिए, उससे की है, जिसकी देह पतली सी है वो, और कमर कैसी है उसकी? लचीली है। उसके सिर पर जो है नीले तो फूल, अलसी के पौधे से उसने नीले उसके सिर पर फूल लगे हुए हैं, और कवि कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जो मुझे छुएगा, जो मेरे इन फूलों को छुएगा, मैं उसे ही अपना हृदय दान में दे दूंगी, यानी मैं उसे ही अपना प्रेमी मान लूंगी। और ससों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फाकुन आ गया है आज जैसे। शब्दार्थ इस प्रकार है, सरसों यानी सरसों की जो फसल होती है, सयानी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, हाथ पीले कर लिए यानी सरसों पर पीले फूल आ गए हैं, ब्याह शादी, मंडप जो शादी के लिए जो जगह जो मंडप जो तैयार होता है वो, पधारी आना, फाग होली के आसपास का जो समय होता है उसमें जो लोकगीत का जो हम फाग कहते हैं, मास महीना, फागुन मीन्स फागुन का महीना, आ गया आना। व्याख्या इस प्रकार है। आप कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सरसों की तो बात पूछो ही ना आप, कि वो तो सबसे सयानी हो गई है, मानो वो सबसे सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, और वो शादी के लायक हो गई है। यहाँ कवि ने तुलना सरसों की किससे की है? एक नवविवाहित दुल्हन से की है, जिसकी अभी शादी होने वाली है और वो तैयार हो रही है। कह रहे हैं कि सबसे सयानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं। जिस प्रकार सरसों का जब पौधा होता है वो बड़ा होता है तो उस पर पीले फूल आते हैं, और ऐसे ही जब कोई नवविवाहित दुल्हन जब तैयार होती है सज धज कर, तो उसके भी जब हाथों पर मेहंदी लगती है तो उसके हाथ पीले हो जाते हैं। ब्याह मतलब सज धज कर वो ब्याह के मंडप में
मानो पधारी हो, आ गई हो। और कवि को ऐसा लग रहा है फाग गाता मास फागुन, तो फागुन का जो महीना है वो जो होली के आसपास का समय है उसके समय जो लोकगीत वो गाता हुआ मानो आज वहाँ मेरे आसपास आ गया हो। वहाँ मुझे चारों तरफ संगीत, फागुन के महीने में जो गीत गाए जाते हैं वो मुझे सुनाई दे रहे हैं। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो मैं दृश्य अभी यहाँ देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है मानो स्वयंवर हो रहा हो, क्योंकि जैसे चने का पौधा है वो दूल्हा बन गया है, अलसी है वो दुल्हन की तरह तैयार हो रही है, सरसों है वो भी दुल्हन की तरह तैयार हो रही हैं। और इन सब को देखकर प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। मान लो जो प्राकृतिक वातावरण है वहाँ वो प्रकृति का जो वातावरण है उसमें अनुराग से, अंचल मतलब वो अपना हवा चल रही है और उसका जो आंचल है वो मानो प्रेम से हिल रहा हो। और वो प्रकृति का जो आंचल है वो हिल कर अपनी वहाँ प्रसन्नता जाहिर कर रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, इस विजन में, विजन का अभिप्राय होता है जनहीन, जन से रहित निर्जन जो स्थान होता है, यहाँ मैं अकेला हूँ। और दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर से यहाँ अभिप्राय है शहरी जो जीवन है उससे। व्यापारिक नगर का वो व्यापार करने के लिए जो आदमी होते हैं जो वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं, पर दूसरे के हित में नहीं सोचते हैं वो। और उस व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। वहाँ जो दूर शहर से, शहर में जो लोग बैठे हैं वहाँ भी जो भूमि है वहाँ प्रेम के लिए वो भी बहुत अधिक उपजाऊ है, वो भी प्रेम को पाना चाहती है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। और पैरों के तले है एक पोखर। अब कवि जब जहाँ बैठे हैं वहाँ पैरों के, कवि के पैरों के नीचे अर्थात वहाँ पे थोड़ा सा नीचे एक पोखर, पोखर से मतलब है तालाब, एक छोटा सा ताल जो गांव में होता है। उठ रही इसमें लहरियाँ, हवा चलने से क्या हो रही है उसमें लहरें उठ रही। नील तल में जो उगी है घास भूरी। और जैसे पोखर आपको पता है कि ताल होता है, छोटा सा तालाब होता है, उस तालाब में जो जल है कैसा है, नील जल, नीला है वो जल, जल नीला होने के कारण जो नीचे का तल वो दिखाई दे रहा है। और उसमें जो घास उगी हुई है घास भूरे रंग की है वो, तो पानी भी कम है और जो नीचे तल वो बहुत गहरा भी नहीं होता है पोखर, तो वहाँ उसे क्या दिखाई दे रही है, नीचे घास जो उगी हुई है भूरी भूरी वो भी कवि को साफ साफ दिखाई दे रही है। ले रही वह भी लहरियाँ। और जब जैसे पानी के चलने से ऊपर का जो पानी हिल रहा है उसी के हिलने से ऐसा लग रहा है मानो जो घास नीचे तल में उगी है भूरी भूरी वो भी मानो हिल रही हो। अब कवि जो खेतों का जो नज़ारा था, जो दृश्य था, उससे कुछ अलग देख रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब देखिए जब कवि ने यहाँ पहली दो पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ कैसे लिया है। अब वो तालाब कवि देख रहे थे, तालाब में क्या था कि एक गोल खंबा, एक जैसे लकड़ी कई बार गांव में पोखर में तालाब में गाड़ देते हैं जिससे पानी का जो गहराई है उसका पता चलता है। एक तो अभिप्राय ये। दूसरा अभिप्राय क्या है कि जो गोल खंबा है वो क्या हो रहा है, सूर्य की जब किरणें उस पानी में पड़ रही हैं, जो पानी है तालाब का, जब सूर्य की जो रोशनी है, जो किरणें हैं वो पानी में जब पड़ रही हैं वो एक गोल चांदी गोल खंबे की तरह प्रतीत हो रही हैं। और आँख को है
चकमकाता, और जो आँखों में बिल्कुल चकमक रहा है, आँखों में जो वो बहुत ज़्यादा रोशनी जो पड़ रही है वो आँखों में चकमका रहा है। हैं कई पत्थर किनारे, अब क्या करें कि बहुत सारे कई पत्थर पड़े हुए हैं पोखर के किनारे, जो बहुत समय से वहीं पड़े हुए हैं। पी रहे चुपचाप पानी, मानो चुपचाप वहाँ पानी पी रहे हों, क्योंकि वो पत्थर हैं जो बहुत लंबे समय से वहाँ पड़े हुए हैं, तो जैसे वो चुपचाप पानी पी रहे हों। प्यास जाने कब बुझेगी, मानो उनकी प्यास कब बुझेगी, ऐसा लग रहा है क्या उनकी प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब देखिए इसमें बगुला जो होता है उसके बारे में बताया है, जो बहुत ही चतुर जिसे माना गया है, चालाक जिसे माना गया है, और जो पानी में मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है और टस से मस नहीं होता है, बिल्कुल मछली को पकड़ने के लिए ध्यान मगन होकर खड़ा रहता है एक जगह। अब व्याख्या क्या कह रहे हैं इसमें कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। अब वो जो बगुला है वो चुपचाप खड़ा हुआ है एक टांग पर पानी में। देखते ही मीन चंचल, मीन होती मछली, और मछली क्या होती चंचल होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। ध्यान निद्रा त्यागता है, ध्यान निद्रा नींद, जो ध्यान मगन होकर वो निद्रा जो बिल्कुल हुआ होता है वो उसको त्यागता है, छोड़ देता है, एकदम से वो चेतन हो जाता है। और चट दबाकर चोंच में, और वो एकदम से चोंच में उसे मछली को दबा लेता है। चट मतलब पल भर में ही उस अपनी चोंच में मछली को दबा लेता है और नीचे गले के डालता है और उसे अपने गले में नीचे उतार देता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के जपाटे मार फौरन, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब कवि एक काले माथे वाली जो चिड़िया होती है उसे चतुर कहा है कवि ने यहाँ, और उसका जिक्र क्या किया कि जब जो पानी होता है, पानी के वो ऊपर घूमती रहती है, वो वहाँ चक्कर लगाती रहती है और मछली की ताक में रहती है। अब क्या कह रहे हैं कवि, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया है, श्वेत पंखों के जपाटे मार फोन, उसके पंख कैसे हैं सफेद, सफेद मीन सफेद, सफेद पंखों वाली है वो, और जपाटे मार फोन, और वो एकदम से पानी में झपाटा मार देती है, किस पर, मछली पर। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जल के हृदय पर टूट पड़ना, और जल के हृदय पर टूट पड़ना मीन्स एकदम जो पानी में वो झपाटा मारती है, पानी में मछली को पकड़ने के लिए पानी के हृदय पर यानी पानी पर टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली, एक सुंदर सी चटुल मछली को वो अपनी चोंच पीली में दबाकर, उसकी चिड़िया की चोंच कैसी है, पीली पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। गगन क्या है, आसमान, आकाश में, दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। अब कवि का जो है वो नज़र एक ऐसी जगह पर गई है जो थोड़ी सी भूमि ऊंची है, जहाँ कवि बैठे हैं उससे थोड़ी ऊंची भूमि है, वो धरती जो है वो उससे थोड़ी सी ऊंचाई पर है, रेल की पटरी गई है, और जो उस ऊंची भूमि पर क्या गई है, रेल की पटरी बनी हुई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी का टाइम अभी आने का नहीं हुआ है, और मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, और मैं यहाँ स्वच्छंद मतलब बिल्कुल आज़ाद हूँ, जाना नहीं है, मुझे अभी जाना नहीं, क्योंकि मेरी रेलगाड़ी अभी आई नहीं है।
चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ मीन्स जो बिना कोई उनकी तरतीब में नहीं होती हैं, वो बिल्कुल कहीं चौड़ी हैं कहीं कैसी हैं, और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और जो बिल्कुल कहीं ऊंची और नीची पहाड़ियाँ हैं वो मुझे दूर दिशाओं तक फैली हैं, और वो दूर दिशाओं तक फैली हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अब कवि एक तरफ तो प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ कवि क्या देख रहे हैं, बांझ भूमि पर इधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का सवर टैं 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 टैं। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का सवर टिरटो टिरटो। अब क्या कह रहे हैं कवि कि दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि भूमि जो है दूसरी तरफ वो बांझ पड़ी हुई है। बांझ का मतलब होता है कि भूमि उपजाऊ नहीं है। इधर उधर रीवा के पेड़, और हाँ उस भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ उगे हुए हैं जो कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो कांटेदार है, कुरूप मीन सुंदर नहीं है, बदसूरत है जो पेड़ वहां उगे हुए हैं, और रीवा को रिवजा भी कहते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का सवर टैं टैं टैं। अब क्या कह रहे हैं, इसी के बीच कवि को सुगा क्या होता है, तोता, तोते का मधुर स्वर सुनाई देता है जो उसे बहुत ही मीठा बहुत ही सरस लग रहा है। और इसी के जब जवाब में क्या होता है, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का सवर। अब इसी के जवाब में कवि को क्या सुनता है, सारस का सवार टिरटो टिरटो करता हुआ सुनाई देता है, जो वनस्थली, जो वन जो जगह है, जो वनस्थली है, जो वन है वहाँ उसके हृदय को चीरता हुआ वहाँ से वन से निकल जाता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हर खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब कवि ने क्या सारस का जो सवर सुना, उससे उस सवर को सुनकर कवि का मन क्या हो रहा है, कवि का मन क्या हो रहा है कि मैं उस सारस की जो जोड़ी है उसके साथ में उड़ जाऊं। पर फैलाए, पर मीन्स पंख फैलाकर, सारस मीन्स सारस जो पक्षी होता है वो जोड़े में रहता है, जुगल में रहता है, उनके साथ मैं भी उड़ जाऊं संग साथ। जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, जहाँ वो सारस की जुगुल का मतलब सारस का जो जोड़ा होता है वो इकट्ठा जो जोड़े में रहता है, उसके साथ मैं उड़ जाऊं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। जो वो हरे खेत में वो जो जुगल सारस की जुगल जोड़ी जो रहती है, मैं वहाँ उनकी सच्ची प्रेम कहानी चुपके से सुन लूं। अब यह इस कविता का व्याख्या पूरी हो गई है। किसी को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।